ओके, जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने सांसों की तरफ, जो आपकी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। अगर हमारे जीवन में अगर कुछ शाश्वत स्थिति है बॉडी लेवल पे भी, वो है हमारी ब्रीथ, सांसें। सांसें बिना सांसों के हमारा अस्तित्व नहीं रह पाता, और बिना स्माइल के, बिना आनंद के हम जी नहीं सकते। हमारे जीवन को लीड नहीं कर सकते, लीडरशिप। बिना सांसों के हम अस्तित्व में नहीं रह सकते, और बिना आनंद के हमारे जीवन को हम समृद्ध नहीं बना सकते। अगर हमारे जीवन में सबसे मौलिक लेवल पे अगर कोई क्रिया है, कोई घटना है, तो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सांस, ब्रीदिंग और आनंद, मतलब स्माइल। तो अगले 2 मिनट आती जाती सांसों के तरफ जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए विथ स्माइल। यहाँ पे सिंपल स्माइल का मतलब है हमारे लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, एक स्मित हास्य। जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ विद द स्माइल। शायद बहुत दिनों के बाद हमने ये एक्टिविटी की होगी, जानबूझ करके, कॉन्शियसली, समझ के स्माइल को एक्टिवेट करना। इसलिए हमारा जीवन सुख और दुख में, अस्तित्व में रहता है, सुख दुख को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, क्योंकि हम आनंद अवस्था को नहीं समझते। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आपने पढ़ा होगा नोटिस बोर्ड पे, तो है अस्वस्थ मन और शारीरिक बीमारियां। आज मेडिकल साइंस बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंची है, नए नए संशोधन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशंस में आ रही है, विज्ञान बहुत डीप लेवल पे पहुंचा है। शरीर का विज्ञान, बट उतना मन का विज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि मन ये चीज़ ऐसी है, ये अनुभवने की एक चीज़ है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है। ये कोई ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम समझ पाए, उसका डिसेक्शन कर पाए, है ना। अगर आप देखते हैं तो मेडिकल में एक एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है। एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान को समझना, शरीर का डिसेक्शन करना, शरीर को विघटित करके समझना। लेकिन ये साइंटिस्ट का कहना है कि शरीर को भी अभी तक उन्होंने 25% जाना, 75% शरीर कैसे काम करता है अभी तक नहीं पता। ये विज्ञान का मत है, क्योंकि विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण पे काम करता है, जो दिखता है उसको मानता है।
लेकिन मन तो मेटाफिजिकल थिंग है, मन दिखता नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसको अनुभव में लाना चाहिए, उसको वो कैसे काम करता है वो नहीं समझ पाते। तो इसके लिए आध्यात्मिक विज्ञान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी जो आप कर रहे हो मेडिटेशन ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिटेशन मतलब इस आसन में बैठना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट आर द एडवांस मेडिटेशन, बट बेसिकली जो कुछ भी हम जानने की कोशिश करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना, और उसके लिए खाली शांत बैठना एक ही क्राइटेरिया है, बाकी सब प्रक्रिया है। तो आज हम थोड़ा सा शरीर को भी और मन को भी कैसे समझा जाता है वो देखेंगे। वैसे तो जो हमारा सेल्फ बना है, हम खुद बने हैं, उसमें 5 कंपोनेंट हैं। उसमें से शरीर एक कंपोनेंट है, उसके पर एक ऊर्जामय शरीर है जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। आपने सुना होगा चक्रा सिस्टम होता है, 7 चक्रास होते हैं, नाडीज होते हैं, मेरिडियंस होते हैं। उसके परे भी हमारा एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं मन। उसके परे एक होता है सोल एंटिटी जिसे कहते हैं हम जीव आत्म तत्व, और इन सबको चलाने वाले सिस्टम को कहते हैं हम आत्म तत्व। दैट इज द लाइफ फोर्स, चेतना, चैतन्य, सिंपल है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मन और शरीर, इनका कोरिलेशन कैसा है, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्लोली आपकी आंखें खोलिए। आंखें खोलने के बाद भी जो आपने एक शांति महसूस की, उसको खुली आंखों से भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए। क्या कोई बता सकता है आपका ये जीवन किस लिए मिला है? सिंपल सा, मैं बहुत स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल आंसर नहीं चाहता। किस लिए मिला है? आप जीवन में क्या कर रहे हैं? आनंद मिलेसाठी। आनंद लेने के लिए। अच्छा, और अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म के लिए, बहुत अच्छा। और दुसऱ्याला आनंद दिला पाहिजे। हाँ, दुसऱ्याला आनंद दिला पाहिजे। दूसरा स्वतःला घेतला पाहिजे, दुसऱ्याला दूसरा, दिला पाहिजे। बहुत अच्छा। बट आनंद को अनुभव होता है या क्या आनंद ऐसी चीज़ है जो दिखती है? अनुभव। जो कुछ भी आप बता रहे हैं, अच्छा कर्म करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, देना चाहिए, ये सब क्या है? अनुभव है। आप बचपन से किसी ना किसी चीज़ का अनुभव ही ले रहे हैं, है ना? गुलाब जाम कैसा होता है? मीठा। ये कब पता चला आपको? इसको टेस्ट करने के बाद, अनुभव करने के बाद। और समझो किसी को फीवर आया है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, इसको गुलाब जाम भी कैसा लगता है? कड़वा लगता है। वो भी अनुभव है। मतलब ये सिंपल है, जीवन हमें मिला ये अनुभव लेने के लिए। लेकिन हम बिना अनुभव लेते ही क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, जजमेंट करते हैं, और हम फंस जाते हैं। जो कुछ भी आप पंच इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रियों से क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। सो एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट। और एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले क्रिया करनी चाहिए, एक्शन में होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार हम क्या करते हैं? किसी के बारे में सोचते ही रहते हैं, और वो सोच सोच के आजकल मैं जो कुछ भी लोग देख रहा हूँ, मुझे अभी पेशेंट कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा एक पेशेंट है, उसने मेरे फाइल के ऊपर नाम था, पेशेंट लिखता था, पेशेंट XYZ ऐसे। तो उसने बोला सर पेशेंट मत लिखो, क्योंकि आप तो अलग सा काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा साधक लिखो, कुछ भी लिखो। तो मैंने शुरू किया लिखना स्माइलर्स।
स्माइलर्स का मतलब क्या है? आनंदमय। स्माइल का मतलब है आनंद। क्या हम सच में आनंदमय है या नहीं है? रूट लेवल पे, मूल स्वरूप लेवल पे आनंद ही है हमारा बेस। फिर हमें सुख दुख का एहसास क्यों होता है? अच्छा बुरा, क्या कोई अच्छा कर्म होता है, कोई बुरा कर्म होता है? होते ना, चांगला आणि वाईट कर्म दोन्ही होते. होता है, ज़रूर होता है अच्छा बुरा, बट उस डायमेंशन के लिए अच्छा बुरा होता है, उस डायमेंशन के लिए, है ना? जहाँ पे जो चीज़ है उसके हिसाब से वो अच्छा बुरा डिसाइड करते हैं। लेकिन ये अच्छा और बुरा कौन डिसाइड करता है? शुभ अशुभ कौन डिसाइड करता है? हमारा मन डिसाइड करता है। अगर एक डायमेंशन पे आप चले गए, बियॉन्ड माइंड, मन के परे चले गए, तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा छोड़ना है और बुरा करना है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे सर छोड़ो, फिर आश्रम छोड़ देंगे और बाहर जाके कुछ भी खाएंगे, ऐसा नहीं, इसको नहीं मैं कह रहा। होता है वो यम नियम होने ही चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम ये सीक्वेंस है, बट समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। इसको कहते हैं विवेक जागृति। ओके, ये सब मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मन के लेवल पे ही है ना? तो क्या इससे आप सहमत है कि आपकी जो कुछ भी शारीरिक बीमारियां हैं आज के डेट में, क्या उसका कहीं ना कहीं आपके मन से कनेक्शन है? आप कोई भी बीमारी ले लो, नॉट ओनली द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ब्रेन के केमिकल्स की चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके ओबेसिटी हो सकती है, आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका डायबिटीज हो सकता है, आपका यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी कैटरैक्ट हो सकती है। ये सब चीज़ें आपके मन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके मन ने डिसाइड किया होता कि ये मुझे लेक्चर अटेंड करना ही नहीं है, तो आपकी बॉडी यहाँ पे आती नहीं आती। तो बॉडी फॉलोज द माइंड, ये रूल है। 99.999% बॉडी फॉलो करती है हमारे मन को। तो ये फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करती है तो आपकी सेल्स भी फॉलो करेंगे, है ना? हमारे शरीर का लास्ट सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है? बेसिक कंपोनेंट अगर साइंटिफिक वर्ड से देखें तो सेल। सेल से क्या बनते हैं? हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी सिस्टम बनते हैं। जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ये सब क्या है? सिस्टम के डॉक्टर्स हैं। और ये सिस्टम्स जुड़ने के बाद ही हमारा पूरा शरीर बनता है। तो अगर ये पूरा शरीर मन को फॉलो करता है तो आपके मन को आपके सेल्स भी फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आज मेडिकल साइंस के पास नो डाउट बहुत प्रगति हो चुकी है, लेकिन सबके आंसर्स नहीं मिल पाए हैं उनको। इसीलिए मेडिकल साइंस बहुत सारी बीमारियों को क्या कहती है? 3 शब्दों में डिवाइड किया करती है ना? अगर आप पूछेंगे किसी डॉक्टर को डायबिटीज क्यों हुआ, क्या क्या बताएंगे? डॉक्टर क्या कहते हैं? स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स भी, स्ट्रेस यूज कर रहे हैं आजकल। इसके पहले 10 साल पहले अगर जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल भी आजकल बता रहे हैं। तो 99% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को, बीटा सेल्स को खत्म कर देते है ना? बीटा सेल्स मतलब जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं।
थायराइड क्यों हुआ? तीन ही कॉज है हमारे पास साइंस के पास। अगर मेडिकल डॉक्टर में जो जब हम बात करते हैं मेडिकल डॉक्टर से तो तीन कॉज आते हैं। एक है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी तरह से काम नहीं करे या फिर ओवर सप्रेस करे चीज़ों। दूसरा है जेनेटिक। इस भ्रम में बहुत सारे लोग हैं जेनेटिक बीमारियां के हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय कॉन्शियसनेस आपकी विविड प्रूफ होना चाहिए आपके एटलीस्ट 4 जनरेशन में, कंटिन्यूसली 4 जनरेशन से आपको बीमारी होगी तो ही उसको जेनेटिक कहा जाता है। आपको हुआ है, आपके पिताजी को हुआ है, मतलब डायरेक्टली जेनेटिक पे नहीं जाना है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ मालूम है आपको? क्योंकि हम भी इग्नोर्ड हो जाते हैं। हमारी जागरूक की अवस्था हम जानना कोशिश करते हैं ना, क्या करते हैं जानना क्यों हुआ, क्या हुआ, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो किसी आपको स्पेशलिस्ट ने बता दिया कुछ नहीं ये जेनेटिक है, तो आपकी बुद्धि क्या हो गई? रुक गई। इसको मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज है ना। ये हिप्नोसिस है कि बीमारियां रिवर्स नहीं होती है, ऐसा नहीं है। 100% रिवर्स हो सकती है अगर आप प्रॉपर वे से जाएंगे। अगर शरीर की बीमारियां रिवर्स हो सकती है तो मन भी रिवर्स होता है। मन को प्रॉपर वे से, किसको ज़्यादा डिफिकल्टी है, शरीर को ठीक करना या मन को ठीक करना? कौन किसको क्या लगता है? मन को ठीक करना डिफिकल्ट। मैं कहता हूँ मन को ठीक करना इजी है, शरीर को ठीक करना इजी नहीं है। ठीक करना मतलब मैं गोलियों की बात नहीं कर रहा हूँ। गोलियां खा रहे और जी रहे, इसको मैं ठीक करना कहता नहीं। हील करना, हील मतलब दवाई मुक्त जीवन जीना। ठीक करना मतलब आपको लग सकता है कि चलो सुबह 4 गोलियां खा रहे, ये ठीक होना नहीं है। इसको कहते हैं पोस्टपोनमेंट। ये जल्दी मरने वाली कोशिश, जल्दी मरने के लिए तैयारी है। बताइए मुझे नेचुरल लॉ क्या कहता है, नैसर्गिक लॉ क्या कहता है? कितने साल तक ह्यूमन लाइफ है? कितने साल तक ह्यूमन कितने साल तक जी सकता है? 120। चलो 120 नहीं कहूँगा मैं, एटलीस्ट 80 ईयर्स तो बीमारियां नहीं होनी चाहिए। बीमारियों की बात कर रहा हूँ, होनी ही नहीं चाहिए। अगर सही डायरेक्शन पे आपका शरीर आपका मन चल रहा है, समझ गए? 80 ईयर्स तक, 80 ईयर्स को वैसे तो 100 साल जीने चाहिए, बट 20 ईयर्स में उसको कम करता हूँ। जैसे हम न्यूली कार लेते हैं, कितना प्राइस होता है? कार शोरूम से बाहर आ गई तो क्या उसका चार्जेस कम होने लगता है? वैसे हम समझेंगे कि ये शरीर के लिए हम है ना करते जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस वो भी 99% ह्यूमन ने ही क्रिएट किए। पोल्यूशन किसने क्रिएट किया है? किसी वनस्पति ने पोल्यूशन क्रिएट किया है, वो भी जीव है। किसी प्लांट ने, किसी एनिमल ने कभी किया है? नहीं किया। क्यों मानो? तो मैन मेड पोल्यूशन, उसको हम 20% लेते हैं, लेकिन 80% आपका शरीर विदाउट मेडिसिन जीना ही चाहिए। ये क्यों नहीं जी पा रहे मालूम? क्योंकि हम खुद के बारे में नहीं जानते। क्या जानते हैं सब कुछ और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? आपके शरीर को आप कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? सिम्टम्स। और अभी सिम्टम्स भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। डायरेक्टली सीटी स्कैन, डायरेक्टली हमारा है, डायरेक्टली एंडोस्कोपी, डायरेक्टली हार्ट। मुझे तो मैं जब जनरल प्रैक्टिस करता था तो पेशेंट इतना थोड़ा सा चेस्ट पेन होने लगा तो ईसीजी निकालो। अच्छी बात है,
अच्छी बात है कॉन्शियस होना, लेकिन कॉन्शियस होना अच्छी बात है बट फियरफुल होना डेंजरस है। ये फियर आपको डिसीज क्रिएट करता है, क्योंकि आज का टॉपिक है मन। तो मन कैसे काम करता है फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी ईच एंड एवरी सेल आपके मन को फॉलो करती है। ओके, मालूम है आपको 30 इयर्स में डीजनरेशन चेंजेस आ रहे हैं स्पाइन में लोगों को, है ना, गैप कम हो रहा है, डिस्क प्रोलैप्स हो रही है। मुझे बताइए इसके 50 अभी मेंटल वर्क ज़्यादा चल रहा है लोगों का या फिजिकल वर्क चल रहा है? यानी आपको लेबरिस वर्क करना पड़ रहा है, 100 साल की बोझी उठाई कर रहे हो आपको करना पड़ रहा है, फिर डीजनरेशन क्यों आ रहा है? सोचने वाली बात है। फिर स्पाइन आपकी डीजनरेट क्यों हो रही है? बैठ के काम करने से ऑफिस में। मुझे बताइए, बैठ के काम करने से ज़्यादा होगा या कोई 100 किलो की गोली करने से ज़्यादा स्पाइन डिस्टर्ब होगा? एग्जाम्पल है, बैठ के काम करने से स्पाइन पूरी डीजनरेट हो जाएगी। आप बोलेंगे फिर विटामिन डेफिशिएंसीज है, तो मुझे बताइए आज का खाना मल्टीविटामिन ज़्यादा खा रहे हैं 100 साल पहले लोग खा रहे हैं? 100 साल लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी नहीं है, एब्सॉर्प्शन डेफिशिएंसी। 2 टाइप की डेफिशिएंसीज होती है आपके शरीर में। एक है खाने की वजह से, मतलब माल नरिशमेंट, खाने को ही नहीं मिल रहा है वो घटक, और दूसरा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्बेंट। मैं ये क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि वो एब्सॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड है? आपके माइंड के स्टेट के ऊपर। इवन आपने कहा पोस्चर भी, अगर आपका मन स्थिर है तब आपका पोस्चर भी मेंटेन रहता है ना। आप खड़े होते कैसे देखिए, बैठे कैसे होते देखिए, हमारा ध्यान कहीं पे दूसरी जगह पे, इसलिए हम ठीक तरह से बॉडी के पोस्चर को भी ठीक नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिमेट्रिकली वेट नहीं दे पाते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा पूरा वेट पूरे 2 पैरों के ऊपर है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? आपका हिप प्रॉब्लम आ जाएगा। हिप छोड़ो, आपके ऑर्गन शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ईच ऑर्गन में स्पेस होती है। तो ये सब बीमारियाँ क्यों है? बिकॉज ऑफ द, एक ही सेंटेंस है उसका, अनसेटिस्फाइड माइंड। अनसेटिस्फाइड माइंड मतलब अशांत। वो मेरे पास जो है उसमें समाधान नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं। सब है लेकिन क्या है? सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप कोई भी जाइए, कहाँ पे भी किसी भी चीज़ को आप टच कीजिए, मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, मेरी वाइफ ऐसा क्यों बिहेव करती है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, ये सब का एक ही आएगा, दैट पर्सन्स माइंड इज अनसेटिस्फाइड। उस व्यक्ति का मन असमाधान है। तो किस लेवल पे उसको ढूंढना होगा? इट्स अ गेम, ये कुछ अलग सी बात नहीं है, इट्स अ गेम। प्रॉपर अगर सीखेंगे आप, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर देंगे विथ मेडिटेशन, नॉट विथ हिप्नोसिस। दूसरों से सेल्फ एनालिसिस हो नहीं सकता है। दूसरे, मुझे एक सिंपल सा आंसर दीजिए, आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? खुद जानते हैं। आपने क्या किया है आपके जीवन में, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, सब आप ही जानते हैं। तो इसको सॉल्व करो। तो बुरा किया है तो क्या करोगे? सुधारोगे या गिल्ट में जाओगे? बहुत सारे लोग गिल्ट में जाते हैं। इवन दिस टाइम ऑल्सो वेस्ट। प्रेजेंट टाइम भी हम क्या करते हैं? उस गिल्ट को लेके गुजारते हैं। चलो, हम जीते कहाँ पे? पास्ट या फ्यूचर? ऑलवेज पास्ट या फ्यूचर में जीते, प्रेजेंट में जीते। मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट प्रेजेंट में जीना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मैं तो आपको मेडिटेशन के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा बैठो वैसा बैठो, जरूरत नहीं है। पहले मेडिटेशन की डेफिनेशन है प्रेजेंट चीज को ऑब्जर्व करो। अब सबसे प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए क्या है?
कौन बता सकता है? शुरुआत की है हमने क्लास की इस सेशन की। ब्रीथ इज नो प्रेजेंट ना, उससे ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट क्या है? तो इसलिए बहुत सारे मेडिटेशन में ब्रीदिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। समझ में आ रहा है? वाई ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट? ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, ब्रीथ को समझना, दैट इज द प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप वास्तव में जीने की कोशिश करेंगे उतना आप लिबरेट हो जाएंगे। अटैच नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे। हम क्या होते हैं? अटैचमेंट और डिटैचमेंट, और वही आपके दुख का और सुख का कारण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आपके जो कुछ भी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है किसी भी डायमेंशन पे, आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इवन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, वहाँ पे आप हील हो सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। और उस मेडिटेशन में सिंपल ये मेडिटेशन नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ क्या है? स्माइल मेडिटेशन। इट्स नॉट ओनली द फिजिकल स्माइल। ये फिजिकल स्माइल खाली संकेत है आपकी समझदारी का। अगर आप समझदार बन गए अपने आपके लाइफ के बारे में तो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या होता है? रिक्वायरमेंट और हेल्प में क्या फर्क है? डिपेंडेंसी और हेल्प में फर्क है। ज्यादातर हम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो डिपेंडेंट होना अच्छा है, इंडिपेंडेंट होना अच्छा है? फिर सब छोड़ना पड़ेगा आपको, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोड़ने के लिए तैयार है आप? वैराग्य के लिए तैयार है? वैराग्य क्या होता है मालूम है आपको? उसको वैराग्य नहीं कहते हैं। उसको वैराग्य को बहुत लोअर डायमेंशन में लेके गए हैं। वैराग्य मतलब समझ के छूट जाना, माइंड से लिबरेट होना। किसी व्यक्ति ने कुछ छोड़ा नहीं है। आप जो पढ़ते हैं एनलाइटेड पर्सन के बारे में, उन्होंने कभी छोड़ने की बात नहीं की है, छूटने की बात की है। छूट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैमिली को छोड़ के कहीं पे जाना है, फैमिली के साथ रह के भी आप लिबरेट रह सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी। ओके, तो वैराग्य की बात बाद में करेंगे। अभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन पहले मन क्या करता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। क्या किसी ने कभी मन के बारे में सोचा है? मन के बारे में सोचता भी कौन है? क्या सोचता होगा? कौन सोचता होगा? ओके, ये कुछ मन के एक्टिविटीज़ है। कितने शब्द है यहाँ पे? शांति, समाधान और आनंद। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? सुख और दुख। एक सच में मुझे आंसर देना। आपका मन, आपकी मन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर कौन से दो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है ना? आप ही बता रहे हैं, मतलब आप प्रामाणिक हैं। मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते, तो मुझे मालूम है। मुझे लोग बोल सकते हैं सर आपको बोलते हैं मेरे पास जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैनिपुलेट करेंगे, नहीं हो सकता। एक ध्यान रखिए, मेडिटेटिव पर्सन को कोई हिप्नोसिस नहीं कर सकता। जो ध्यान का मतलब जो सच जानने की कोशिश करता है और सच के सिवा कुछ जानता नहीं, दैट इज द मेडिटेटिव पर्सन। सो आप भी मेडिटेटिव ही है, ऐसा नहीं है आप में और मुझ में कुछ डिफरेंस है, बट कॉन्शियसनेस का मैटर, चेतना का। तो सुख दुख को अगर, या मुझे बताइए सुख और दुख होंगे या नहीं होंगे जीवन में? हो गया या नहीं होगी? इट्स अ वेव। आपके जो लेयर, आप अगर समंदर को देखते हैं तो क्या है? लहरें हैं ना,
लहरें तो ऊपर नीचे आएंगे, ऊपर जाना मतलब सुख है, नीचे आना मतलब दुख है। लेकिन दोनों भी अवस्था में कॉमन क्या है? कौन सा है? किसकी लहरें होती है? जल की है ना। जल तो कॉमन है, ऊपर जाने वाला भी जल ही है और नीचे आने वाला भी जल ही है। तो आनंद को मैं जल कहता हूँ, और जो ऊपर उठती लहर है उसको कहते हैं हम सुख, नीचे आती लहर को कहते हैं दुख। और बीच में अगर आपके जीवन में, मैंने इसीलिए समाधान, एक मराठी शब्द है लेकिन सेटिस्फैक्शन, अगर आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन है तो आप ऑलवेज काम रहते, यानी शांत रहते। और अगर आप शांत रहते तो आपके जीवन में आनंद होता है, वो कितना भी सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था। तो आप कभी किसी को दुख देते नहीं और दुख देते नहीं। क्या करते हैं आप? इन्होंने जैसे बताया कि आनंद देना और आनंद देने के लिए लाइक है। ये मन की अवस्था कब हो गया? क्या चाहते हैं आप ये मन की अवस्था हो जाए? उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो खाए और इस अवस्था को एक्सपीरियंस करे। उसको आपको मेडिटेटिव ही बनना पड़ेगा। मेडिटेटिव आप है, बट उसको कहता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव मेडिटेटिव। ऑब्जेक्टिव मतलब दूसरों के बारे में जानना, दूसरों के बारे में आपका एक आज से एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए इस लेक्चर के बाद, कि आप दिन भर में कितना खुद के बारे में सोचते हो और दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। अभी भी आपको आंसर मिल जाएगा। 99% कितना सोचते हैं किसके बारे में? दूसरों के बारे में। और खुद के बारे में शायद उसका कैलकुलेशन भी नहीं होगा। दैट इज द कॉज ऑफ योर डिसीजेस। तो दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? अगेन माय क्वेश्चन, जो व्यक्ति खुद के बारे में सही तरीके से सोचता नहीं है वो दूसरों के बारे में सही सोचेगा ही नहीं। ये गलत फहमी है, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, उसके लिए ये कर रहा हूँ, ये नहीं है। ये दुनिया आपके लिए कब स्टार्ट हो गई? चलो हम साइंस लेके, अध्यात्म लेके अनादिकाल से चल रही है। साइंस कहता है फर्स्ट बिग बैंग होगा, 13 वर्ष पहले शुरू हो गई, लेकिन आपके लिए कब शुरू हो गई? इस लाइफ की बात कर रहा हूँ। कब आप समझदार बनने लगे थे? आप न्यूली बॉर्न थे तब आपको पता था ये दुनिया कैसी चलती है, कौन क्या कर रहा है। यू आर अवेयर अबाउट यूर मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है, ये कब समझ में आने लगा? इवन छोटे 5 साल के बच्चों को भी अभी समझ में नहीं आता है मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। अभी तक जब तक आपके वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, ये क्या है ये समझदार। लेकिन सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा हमें? अगर दुनिया को समझना है तो किसको कर समझना पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा। खुद के जो कुछ भी प्लस माइनस है उसको पहले बैलेंस करो। आपके शब्दों में ताकत तभी आ सकती है जब आप सेल्फ रियलाइज करें। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें और सब कुछ हो गया, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? दुख आएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ताकत तो बढ़ा, मोरल वैल्यूज को बढ़ाओ आपकी, ओके, नैतिकता कहते हैं उसको। तो ये मन एक्चुअली मेडिटेटिव माइंड के लिए है, बट रेगुलर मन कैसे काम करता है थोड़ा सा देखते। कोई बता सकता है मन का काम क्या है? ओके, मन पिक्चर देखा है किसने? वो सब माइंड ही है वहाँ। किसका पिक्चर? आमिर खान और मनीषा कोइराला। अच्छा है, लेकिन उसको देखते जाओ स्माइल वे से, कॉन्शियस वे से देखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया को देख के हम हमें समझ सकते हैं। 2 वे है, खुद को समझना, दूसरों को समझना। ओके, तो सब इमोशनल ड्रामा।
आमिर खान का कॉन्शियसनेस क्या बता सकते हैं इसमें? आमिर खान कैसे था पहले, जिसने देखा होगा प्रैक्टिकल था वो, नॉट इमोशनल। बाद में इमोशनल हो गया, होता है ऐसे आपके जीवन में, ब्रेकअप हो जाता है, कुछ होता है तो ओके। तो मन 4 लेवल पे काम करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अगर एक भी कोई चीज़ अस्वस्थ हो गई तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, और अगर मन बिगड़ गया तो आपका शरीर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब है भाव। भाव मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट। ओके, नेचुरल मतलब ऐसे ही जस्ट आपको कभी भूख लगती है, अगर भूख लगना ये भाव हो गया फिजिकल लेवल पे, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ डिजायर भी नहीं है अभी वो, लेकिन जस्ट एक इंस्टिंक्ट, नेचुरल भाव। वो भाव कैसा होना चाहिए? नेचुरल होता है, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए? शुद्ध मतलब उसको कहते हैं होली स्पिरिट या शुद्ध भाव, इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके भाव, जैसे आपके भाव वैसे आपके विचार। आपका जो विचार होता है ना, सोच होती है, सोच कहते हैं उसको, वैसे होते हैं आपके जैसे भाव होंगे वैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके विचार वैसे आपके संकल्प होंगे, इंटेंशंस होंगे, और जैसे आपके संकल्प होंगे वैसे आपकी इमोशंस होंगी, भावनाएं, और जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसा आपका मन डेवलप होगा। चलो मुझे बताइए, छोटे बच्चों के भाव कैसे? निष्पाप। अभी उनको समझ नहीं है, और वही बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वही बच्चे हैं ना, अलग डायमेंशन ऊपर हो जाए, और वही बच्चे आप जैसे बच्चे हो जाते हैं। आप भी बच्चे हैं अभी, आपको लगता है मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी लगता है मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें अभी समझनी है इस लाइफ से, तो ये जैसे आपकी स्पिरिट वैसे आपके विचार। क्या लगता है आपको, जैसे आपका बॉडी एजिंग हो जाए वैसे आपकी माइंड भी डेवलप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या उल्टा हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ? जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे मन कैसे जा रहा है? डाउन चल रहा है। डाउन मतलब आउटर वे से मटेरियलिस्टिक हो रहा है, सेटिस्फाइंग नहीं हो रहा है। जैसे आपका, अगर आपके घर में पुराने लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, कभी बात कीजिए उनसे। हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, बट उनके अनुभव अलग होते हैं। बाप बाप ही होता है, भले कैसा भी हो। क्या होता है? बाप बाप होता है, क्योंकि उसके अनुभव होते हैं। चाहे कैसा भी हो, उसके एडिक्शन हो, कुछ हो, वो अलग सी बात है, बट उनके शब्दों को सुनना चाहिए। बहुत बार जो न्यूली मेल की जो बच्चे आते हैं उनको कभी कभी लगता है मुझे सब कुछ पता है दुनिया के बारे में, ऐसा नहीं होता है। तो उनकी ओपिनियन नहीं चाहिए, करना तो हमारी है, बट उनकी ओपिनियन, उनको एक्सपीरियंस। क्यों मैंने पता है एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट? भले वो मेडिटेटिव हो या नॉन मेडिटेटिव हो, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस आपको, लाइफ एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेशन गैप जो चल रहा है ना, क्योंकि चलो बताओ मुझे, माय गुरु प्रोफेसर तो कहते कि आने वाली पीढ़ी एडवांस है। वो कहते तो मुझे लगता है एडवांस कैसे क्यों कह रहे हैं? आने वाली पीढ़ी तो हमें ज़्यादा बिगड़ रही ऐसे लगता है, नो, बट एडवांस है। दोनों को भी अपग्रेड होना चाहिए।
मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो बीमारियां हैं अस्वस्थ मन के कारण से, ओके। तो आपको एक बताना चाहूँगा, क्या किसी भी चीज के बारे में टू मच थिंकिंग करना कोई बीमारी क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी बीमारियां जो सप्रेसिव है, सप्रेसिव मतलब सप्रेसिव का एग्जाम्पल देता हूँ, किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होना, ये किसी भी चीज को सप्रेस करने के संकेत हैं। अगर आप विचारों को, इमोशंस को सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी वो, इवन आपका फैट भी बढ़ जाता है सप्रेस करना, ओके। हाइपोथायराइडिज्म सप्रेस करना, ओके। ये विचारों को या इमोशंस को सप्रेस करना है। और जो कैंसर जैसी बीमारी है, कैंसर सुना है आपने? वो डायरेक्टली आपके भाव को रिप्रेजेंट करता है। जो स्पिरिट लेवल पे डिस्टर्ब हो गए, स्पिरिट, ऐसे 3 रिलेशंस है जिसको मैं डिफाइन करता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च है, जो स्पिरिट को बैलेंस करने के लिए हमारे जीवन में। ये कई गुरु और शिष्य मानते हो, ना मानते हो अलग सी बात है ना, गुरु शिष्य या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप जिसको मानते हैं। देन हस्बैंड वाइफ रिलेशन एंड चाइल्ड एंड मदर रिलेशन, इसको कभी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये 3 रिलेशन सीधे सीधे स्पिरिट लेवल पे है। अगर यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हुआ है, तो मेरा रिसर्च है, कुछ नहीं है, एडिक्शन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कैंसर सडनली आ गया, ओके। तो ये यहाँ पे स्पिरिट लेवल पे डिस्टर्ब है, ओके। बाकी इमोशंस, कोई किसी को पता है आपका मन कितने इमोशंस एक्सप्रेस करता है? पता है किसी को? कितने टाइप के इमोशंस एक्सप्रेस करता है मन? चलो, आपके बॉडी में ऑर्गन्स कितने, इतना तो पता होना चाहिए। कितने ऑर्गन्स हैं? चलो, ये कैसे काम करता है मालूम है आपको? ये इंस्ट्रूमेंट, ये कितने, कौन सा सीरीज आ गया अभी? चलो मोबाइल में, वो तो बताओ। 1460 एप्पल 1670 आ गया। तो ये सीरीज कैसे काम करता है मालूम होना चाहिए। आपके शरीर में अगर ब्रेन स्टेम से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो आपके 22 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं? 22 ऑर्गन्स। और आपको ये मालूम होना चाहिए 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर एक्सप्रेस बाय योर ह्यूमन माइंड। आपका मन 22 प्रकार के इमोशंस व्यक्त करता है, एंड दैट इज कोरिलेटेड। मतलब हर एक इमोशन का इम्बैलेंस होना आपके किसी ना किसी ऑर्गन के ऊपर डैमेज करता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सिंपली मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक फियर एंड एंगर, ये कॉमन इमोशन है ना। फियर होता है नहीं होता है? ऐसा मत कहो कि मुझे डर नहीं है, एटलीस्ट मृत्यु का तो डर सबको है। कोई डर है सर? सडनली क्या में बॉम्ब स्फोट हो गया, भागेंगे ना सब, कितना भी अच्छा लेक्चर हो, कुछ भी हो, तो डर तो है, ओके। फियर इमोशन को अगर आप, फियर इमोशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे चढ़ेंगे और वहां से कूद पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो कुछ भी करते हैं और ट्रॉमा होता है। तो डर इमोशन होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? क्या बहुत सारे ओल्ड एज में डर आता है लोगों को, चलने का भी डर आता है, इसलिए वो लोग ऐसे चलते हैं, स्लो हो जाते हैं। ये फियर है उनको, हमें लगता है ऐसा क्यों चल रहा है? फियर अबाउट द गिरने का, फियर इमोशन होना चाहिए, बट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा?
वो ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। और फियर का इमोशन डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी किडनी से। आपने कभी सोनोग्राफी में देखा है, बहुत सारे लोग देखते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस सुना है, किडनी में सूजन आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आजकल बच्चों में ज़्यादा मिलता है, मालूम है क्यों? या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फादर मदर साइड एज वेल एज टीचर साइड। वो क्या करता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्सपांशन, वो सूजन लाता है। और वही अगर क्लियर आपका सप्रेस होने लगा तो किडनी स्टोन पैदा होगा। समझ रहे हैं? सप्रेस करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या दिखाता है? दबाव, सप्रेस करो। ये क्या दिखाता है? एक्सपांड, एक्सप्रेस करना। वैसे ही आपको अगर देखेंगे तो एंगर है सबको, सबको है, किसी को नहीं ऐसे मत बोलो। कोई अगर मन के खिलाफ, यहाँ भी आपको अगर कोई मन के खिलाफ कोई, यहाँ तो एक्चुअली कामनेस को एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट यहाँ भी एंगर आता है किसी रिएक्ट होते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। बट वो रिएक्शन अगर एक्सेसिव हो गई तो एंगर इमोशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर लिवर ऑर्गन। लिवर अगर वो एंगर एक्सप्रेस होने लगा तो लिवर, ये सुना है हेपेटोमेगाली होता है, सूजन होती है। या फिर फैटी लिवर सुना कि फैटी लिवर इज सप्रेशन ऑफ द एंगर। फैटी लिवर क्यों होता है? फैट क्यों जमा होता है? सप्रेशन ऑफ द एंगर। और जो लिवर सिरोसिस बहुत सारे, आजकल ऐसा नहीं है कि अल्कोहल लेने के बाद ही लिवर खराब होता है। बहुत सारे लोगों का लिवर बिना अल्कोहल से भी हो रहा है, एंगर इमोशन। तो ये सारी इमोशंस आपको टच करने चाहिए। मुझे सिंपली ये कहना है इस लेक्चर में, आपके मन को आप जितना संभालने की कोशिश करेंगे, मन के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, उतने आपके शरीर को आप ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस या फॉरेन साइंस कहता है कि लाइफ टाइम दवाइयों की जरूरत है। क्यों कहता है? क्योंकि वो मन की बात नहीं करता। वो मन को कहाँ पे मानते हैं? ब्रेन इज द माइंड, बट ब्रेन इज द माइंड। अभी आप कहीं भी जाके आ सकते हैं, नहीं आ सकते मन से? तो आपका ब्रेन जाके आया नहीं, मतलब माइंड इज डिफरेंट। माइंड इज डिफरेंट। सो आज एक हम थोड़ा सा बॉडी माइंड के ऊपर एक मेडिटेशन देते हैं। तो आज वो मन को हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। मेरा लेक्चर में कितना भी सुना हो आपको, आधा इधर जाएगा आधा ऊपर जाएगा, मुझे मालूम है, बट ये बताना मेरा काम है। क्योंकि अगर थियरी मालूम नहीं होगी तो प्रैक्टिकल आपको समझ नहीं आएगी। जस्ट नहीं, आप चेयर लेके बैठे तो आप आराम से बैठ पाएंगे। तो मुझे बताइए सिंपल सा, आपको गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? मतलब इसमें से कौन सी फिंगर आपकी बाहर आती है? गुस्सा आता है फर्स्ट, जस्ट दिखाओ। चलो आज तक किसी के ऊपर गुस्सा हुआ, कौन सी फिंगर आती है? यही आती है, ये तो नहीं आती किसी की। तो गुस्सा किसको आता है? शरीर को आता है या मन को आता है? शरीर को बाद में आता है। किसी का मोबाइल फूट जाता है, किसी की टीवी फूट जाती है, किसी का सिर भी फूट जाता है, या खुद का या दूसरे का होता है। गुस्सा गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो आज मैं आपको स्माइल गुस्सा कैसे करते हैं सिखाऊंगा। तो आज के बाद आप गुस्सा जरूर करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं गुस्सा क्यों करते हैं? आपके मन के भूख का भी काम गुस्सा इसलिए करते, गुस्सा क्यों आता है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो प्रोडक्टिव हो जाए, उसमें से कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो आज तक के गुस्से से आपको रिजल्ट मिला है, जो आप चाहते हो हुआ है? मतलब चाहते हैं मतलब प्रकृति के हिसाब से नहीं हुआ है। तो अगर स्माइल गुस्सा करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए जो सही होगा वो हो जाएगा, आपके मन के हिसाब से नहीं होगा।
आपको समझाएगा ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। ओके, दिस इज द माइंड। ओके, इसको टच करो राइट हैंड, इसको टच करो। और इसके जैसी दिखने वाली कौन सी फिंगर है इन चारों में से? सो दिस इज बॉडी, दिस इज बॉडी, दिस इज माइंड, दिस इज बॉडी। तो राइट हैंड में माइंड को टच करो और लेफ्ट हैंड में बॉडी को टच करो। रिंग फिंगर आपकी एंगेजमेंट वाली है, ध्यान रखना। ओके, तो उसको टच करो और सीधे से आपके हाथों को नीचे रखो कंफर्टेबली। जस्ट चेक योर मोबाइल। आपको मोबाइल से चार्ज शुरू नहीं है, क्योंकि आप जब मेडिटेशन में जाएंगे तो डिस्टर्ब करेगा। फ्लाइट मोड से रखिए। ओके, इसको टच करो, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। और आंखें बंद करने के बाद आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के ऊपर, आपके सांसों के ऊपर, आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर। जस्ट आंखें बंद कीजिए और आती जाती सांसों की तरफ ध्यान। अभी 20 मिनट से हमने जो कुछ भी सुना उसको थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आपका मन क्या काम कर रहा है? आपका मन एक शुद्ध भाव एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म में, बट वो जिस सराउंडिंग में होता है उसकी तरह वो बहक जाता है। इसलिए वो शुद्ध भाव को भी नहीं समझ पाता है। और जैसे आपके भाव वैसे आपके विचार, जैसे आपके विचार वैसे आपके संकल्प, और जैसे आपके संकल्प वैसे आपका इमोशंस, और जैसे आपका इमोशंस वैसे आपका मन, और जैसा मन सोचता है वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे आपका मन सोचता है, व्यक्त होता है, वैसे आपका शरीर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है। अगले 5 मिनट में शांत रहना है, आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है और स्माइल। इसमें एक सिंपल और एक टूल ऐड करना है, सिंपल स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिना आनंद के आप जी नहीं सकते। सुख कितना भी हो या दुख कितना भी हो, आनंद रिक्वायर्ड है। आनंद के साथ बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Smile.